नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है एसएसटी की और चैप्टर वाइज चल रही है, जिसमें क्लास 6 टू 12 पढ़ाएंगे। और इसमें क्लास 6 का जो सोशल साइंस का चल रहा है, उसमें आज का जो वीडियो है, ये क्लास है, वो है चैप्टर 11 को लेकर, अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। अच्छा, ये इस लेसन पर हिंदी और इंग्लिश में भी वीडियो आएगा। अभी मेरी जो सीरीज चल रही है वो हिंदी में चल रही है। हिंदी में जो टेक्स्ट बुक है वो सब पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। वैसे मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ाना ज़्यादा सही समझती हूँ, और जब आई कांटेक्ट होता है तो ज़्यादा समझ में आता है, ये मेरा मानना है। और बट अभी मैं बाहर हूँ और जहाँ वाइट बोर्ड नहीं है मेरे साथ, इसलिए मुझे जो है पीडीएफ के थ्रू पढ़ाना पड़ रहा है। सो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा और वाइट बोर्ड पर समझने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि वाइट बोर्ड वैसे तो इसमें लिखा लिखाया सब है, लगता है यही बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है। और वाइट बोर्ड पर जो एक समरी रूप में समझाई जाती है वो ज़्यादा काम का होता है। ये पीडीएफ तो आप भी नेट से निकाल सकते हैं और उसको देख सकते हैं, लेकिन जब व्हाइट बोर्ड पर जिस हिसाब से समझाते हैं टॉपिक वाइज, वो अगर जो आप समझ लेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अभी मेरी जो है पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ाएंगे जब तक बाहर हैं, और फिर आगे देखेंगे, आगे व्हाइट बोर्ड पर आएंगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड बेस्ट है। और एक बात ये कहनी थी कि अगर आप लोग नोट्स लेना चाह रहे हैं तो नोट्स आपको मिल जाएगी। और सीटेट के लिए जो नोट्स है एसएसटी, वो 499 ओनली 499 का ही मिल जाएगी, पीडीएफ के थ्रू मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को इसमें अच्छे से समझ में आएगा। और एसएसटी के जो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, यानी सोशल साइंस नाम से, हमारे अतीत नाम से है, और जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, वो तीनों जो है आपके काम की रहेगी। और आपको सीटेट है या अदर सब्जेक्ट है, उसमें 90% तक कवर जरूर करेगी। बाकी तो आपके प्रैक्टिस पर है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे तो पूछे नहीं जाते, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। और साथ में आपको जो पीडीएफ है वो भी दी जाएगी, पीडीएफ के थ्रू दी जाएगी। और जो क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसकी भी पीडीएफ दी जाएगी। ओके, सो देर ना करते हुए अब जो है स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज कर लें जरा, रेड। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, लेसन का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इमारतों के बाद बिल्डिंग, और जो चित्र होते हैं, पिक्चर, और किताबें यानी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके जरिए हमें क्या क्या पता चला है। और चूंकि इन तीनों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें करके उसमें पढ़े हैं। बस इसमें 3 चीजें और जोड़ दी गई है, इमारतें, चित्र तथा किताबें। ओके, धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। ये बताया जा रहा है कि जो हड़प्पावासी हैं वो धातु शोधन के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, और उन्होंने तांबे और टीन को मिला के जो है कांसा बना दिया था। और हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी यानी उनके बाद के जो युग था, उसमें लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। लोहे के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ये 3 प्रकार के काफी अच्छे लोहे होते हैं, जिसका भारत
निर्माण करता था। उसके बाद है लौह स्तंभ। लौह स्तंभ कहाँ है? महरौली, दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा, यानी उसी के अंदर खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले एक बात फिर से कहनी है कि ये लेसन नंबर 6 का लेसन नंबर 10 और 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनते बहुत है और जरूर पूछे जाते हैं। 2 से 4 तो हर किसी में, चाहे पीसीएस ही क्यों ना हो, यूपीएससी ही क्यों ना हो, प्रीलिम्स हो या किसी में भी पूछे जरूर जाते हैं इससे क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इस पर जो लिखा गया है इससे पता चलता है। अभिलेख क्या होता है ये सब हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश का था। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा, अभी भी इसमें मूर्छा नहीं लगा, वैसे वैसे है। और फोटो दी हुई है, फोटो आप देख लीजिए। ओके, ये है फोटो। हमारे शिल्पकारों की ईंटों और पत्थरों की इमारतें, अगली हेडिंग है। इसमें क्या है कि स्तूप के बारे में क्या कहते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता था। देखो, इसमें कोई भी पार्ट मिस नहीं करने वाला है कि हम आपको मेन पॉइंट पढ़े, सभी मेन पॉइंट है। हाँ, आजकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसमें सीधे नहीं पूछे जाते हैं। कोई हाई स्कूल इंटर का पेपर थोड़ी ना है, 6 का थोड़ी ना है, 6-7 का। इसमें आपकी जो है कंसेप्ट बेस की जांच होती है और उसके लिए वो घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। इसलिए हर पॉइंट समझना है और उसके बाद जो आपको लगता है कि हाँ ये मतलब ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, उसको आपको नोट कर लेना है और फिर से पढ़ना है। और दूसरा यह है कि आप नोट्स ले सकते हैं और जिसका चार्ज अभी मैंने बताया 499 का, एसएसटी का पूरा मिल जाएगा आपको 6 to 8 का, तो आप उसको ले सकते हैं, उससे भी आसान हो जाएगा। लेकिन फिर एक बार कहना चाहेंगे, तब भी जो एनसीईआरटी है वो आप पढ़िएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा हो। और हम उम्मीद करते हैं कि 6 to 8 ही ना पढ़ के आप 9th 10th भी पढ़ें, टीजीटी लेवल पर जाएं। ओके, 9th 10th को पढ़ाएं और आगे जाएं। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता था। उस डिब्बे में क्या रहता था? जो बुद्ध जी के अनुयायी होते थे, अनुयायी मतलब जो उनको मानते थे, जो उनके अवशेष रहते थे। अवशेष में क्या, जैसे उनके दांत है, हड्डी है, राख है, या उनके द्वारा कोई भी प्रयोग की हुई चीज, या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के। देखो, अच्छे पत्थर भी जो अच्छे होते हैं उनकी भी मान्यता होती है, उनको भी पूजे जाते हैं। पत्थर तो भगवान होते हैं, पत्थर में पूजे जाते हैं। एक पत्थर होता है जो रोड पर पड़ा रहता है। तो वैसे ही है कि पत्थर भी बनो तो इतने अच्छे बनो कि उसका भी सम्मान हो, उसकी भी भाव हो तेज। ओके, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। किसे कहते हैं? जो वहां पे दांत, हाथी, ये सब चीजें रखी रहती थी स्तूप के अंदर, उसको धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। पहले मिट्टी का लेप टाइप का टीला, मतलब कुछ गोल टाइप का बना दिया गया और उस पर जैसे इस टाइप का, जैसे ऐसे कुछ बना दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता था, बाद में इसमें ईंटों का काम होने लगा। ईंटों से बनाने लगे और अलग अलग आकार में बनाने लगे। यही बात लिखी है। बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे के तरासे हुए पत्थर से ढक दिए गए, यानी खूब सुंदर बना दिए गए, जो आपको इस फोटो में दिख रहा है। प्रायः स्तूपों के चारों परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। एक जो वृत्ताकार है वो पथ होता था
एक सेकंड। वृत्तों के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता था, कुछ ऐसे, जिसमें परिक्रमा कर सके, इसके लिए ये रहता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। नाम देख लीजिए, इस वृत्ताकार पथ को क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। रेलिंग बाद के जो शासक आए हैं उसमें रेलिंग बना दिए, तो उसको वेदिका कहने लगे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। बहुत सुंदर सुंदर रेलिंग बनाई जाती थी। मानचित्र में देख सकते हो, मानचित्र अमरावती का, और मेरे जो अपना पिछला वीडियो है उसमें मैप लगाए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, या वीडियो के साइड में हम लगा देंगे। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती की बात हो रही है, यहाँ कभी एक बहुत बड़ा स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले के स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र बनाए गए थे। कई बार पहाड़ियों को भी काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इन गुफाओं को मूर्ति और चित्र से सजा दिया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवता, इनकी पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। देखो, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो गर्भगृह की चर्चाएं हुई थी काफी। तो गर्भगृह जो होता है वो काफी पवित्र जगह होता है, और उसको काफी कायदे से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है इसके बारे में समझते हैं। जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए उस पर एक बहुत बड़ा शीर्ष शिखर बना दिया जाता था। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। काफी ऊंचाई तक निर्माण कर दिया गया। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन जो है बनते हैं कि इसी को भीतर ऊपर बनाया जाता है, उसको शिखर कहते हैं। ऐसे हल्का सा है क्वेश्चन, समझ सके शिखर क्या होता है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम, ऐहोल को मानचित्र में देख लीजिए। इन शहरों में पत्थरों से बने हुए उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, चित्र देख सकते हैं। जब चित्र देख लो तो चीजें ज्यादा दिन तक याद रहती हैं। ये आपने सीडीपी में पढ़ा होगा। इसी चीज को बहुत अच्छे से इमेजिन कर लो या फोटो देख लो तो ज्यादा समय तक याद रहता है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे इसके बारे में है। देखो, स्तूप और मंदिर ये सब राजा रानी बनवाते थे, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि लोग बनवा सके, तो राजा रानी लोग ही बनवाते थे। ओके, पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ के लाते थे। शिला खंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार करना कि कहाँ बनेगा, कैसी जगह बनेगा, कितना लगेगा, कहाँ से कारीगर लाएंगे, ये सब बातें हैं। ये तो बस समझ लेना है, लिखना नहीं है। ये देख लीजिएगा, उड़ीसा के जैन मठ जो फोटो बनी है, फोटो है यहाँ पे, उड़ीसा का जैन मठ। उड़ीसा के जैन मठ की क्या खासियत है, देखिए, ये जो है पत्थर को खोद के बनाया गया, पत्थर को काट के, इसको तराश के बोलते हैं ना, देखो पत्थरों को तराश के बनाया गया। कितने ज्यादा अच्छे शिल्पकार थे उस समय, तो ये समझ सकते हैं। मांझी जी ने पूरा कितने किलोमीटर काट के पूरा रास्ता बना दिया था, कमेंट में लिखिएगा। तो ये जो है इसमें बताया गया है कि खोद कर बनाया गया था। 2 मंजिला इमारत है, देखो कोई एक मंजिल नहीं
है, 2 मंजिला है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे, ध्यान लगाते थे। जैन लोग भी ध्यान लगाते थे और बौद्ध लोग ध्यान लगाते, दोनों में काफी समानता है और सनातन से बौद्ध की समानता है। इसी से पता चलता है ये तीनों एक थे, एक ही से निकले ही हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च राजा रानी देते थे, अभी बताया ही गया। इमारतों की सजावट की जाती थी, जैसे उसमें हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक होते थे। प्रवेश द्वार, इसको तोरण बोलते हैं, प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया जाता था। श्रमिकों के संग में सांची के एक अलंकृत तोरण को बनाने का खर्च दिया था। और ये सब जिन्होंने ये इसमें अनुदान दिया था, सबका नाम वहां पे लिखा हुआ है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में बताया गया किस किस प्रोफेशन के लोग थे। व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर गुदे हैं। अभी मैंने बताया था कि उनके नाम जो है वहीं पर लिखे हुए हैं। गुदे मतलब लिखे हुए हैं, क्योंकि जब कठोर धातु पर लिखाया जाता है तो लिखना शब्द यूज ना करके हिंदी का गुदना शब्द यूज करते हैं। बताया गया है, इससे आप जान सकते हैं इतने लोगों ने अनुदान दिया। आज भी राम मंदिर में भी काफी लोगों ने अनुदान दिया, तब राम मंदिर इतने भव्य बनी है। गवर्नमेंट थोड़ी ना बनवाए, कोई भी धार्मिक चीज जो लोकतंत्र में है, धार्मिक चीज को एक धर्मनिरपेक्ष जब लोकतंत्र कहीं होता है तो वहां नहीं बनवाती है। अब अजंता को देखिए मानचित्र में, यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान, अच्छा ये कमेंट में लिखिएगा अजंता इस समय किस राज्य में आता है। ओके, यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। गुफाएं पहाड़ों में ही खोदी गई। ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार क्या होते हैं, जैसे एक मठ की तरह होते हैं, वहां पे बौद्ध भिक्षु लोग रहकर फिर ध्यान लगाते हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ उनके कुछ उदाहरण हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होता था तो मसाल की रोशनी में जो है उसको सजाया जाता था। उस समय कलर का प्रयोग क्या होता था, क्योंकि कलर तो उतने थे नहीं, जो आर्टिफिशियल कलर आज होते हैं। ये लोग जो है रंग पौधों का तथा खनिज से बनाए गए थे। इनके जो रंग इन्होंने इस्तेमाल किए हो वो पौधों और खनिज से बनाए गए। और आज भी वो सारे जो चित्र हैं वो एकदम सजीव लगते हैं, सजीव चित्रण कहते नहीं, जैसे 3D, जिसको 3D बोलते हैं, जैसे लगता है बस एक्चुअल में है, जाओ पकड़ लो। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, इनके बारे में नहीं पता। आज आप एक मूर्ति बनवा लीजिए छोटी छोटी, तो कहीं ना कहीं छोटी न छोटी जगह पर उसका थोड़ा सा लिखा रहेगा। बड़ी रहेगी तो फोन नंबर और सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन कुछ लिखा रहेगा। अब देखो हमारे संविधान को जिसने लिखा और उसने यही शर्त रखा कि भैया मेरा नाम इस पर रहेगा हर पन्ने पर, तो उसने यही शर्त पर लिखा कि हर पन्ने पर नाम रहेगा, फीस तो हम लेंगे नहीं, तो प्रेम हर पन्ने पर लिखा और लास्ट में अपने गुरु दादाजी का नाम लिख दिया। खैर ये तो पॉलिटी की छोटी सी बात बता दिए, और आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें उसमें जानने को मिलेगी। विशेषकर आप इंटर तक पढ़िएगा तो और ज़्यादा जो है दिमाग की बत्ती जो होती है खुल जाएगी। आपको कोई बरगला नहीं पाएगा संविधान को लेकर या हिस्ट्री को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर। अगला टॉपिक है पुस्तकों की दुनिया। अब यहाँ पुस्तकों की बात हो रही है, यानी किताबों की। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं लिखी गई, जिसमें 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था सिलपद्दिकारम। उस काव्य का क्या नाम था? सिलपद्दिकारम, तमिल महाकाव्य नाम पूछा जा सकता है। ये था कि रचना इलागो नामक कवि ने किया था। इलागो नामक कवि ने किया था इसका। एक सेकंड, कहाँ गए भैया?
ये आ गया। पतला कर लेते हैं। इलागो नामक जो है कवि, इन्होंने शिलपद्धि कारम, तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, शिलपद्धि कारम की रचना इलागो नामक कवि ने की थी। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। पुहार का नाम कावेरी पट्टिनम भी है। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में कनंगी पुहार छोड़कर मदुरै चली गई। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट की वजह से ये सब कहानी पढ़ लेना है ताकि समझ में आए। अब यही पूछ लें मदुरै कहाँ है, कनंगी और पुहार कहाँ है, ऐसे कुछ नहीं। वह पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने प्राणदंड दे दिया। और फिर वो जो कनंगी थे वो बहुत दुखी हुई, गुस्सा हुई, जिससे शहर का विनाश कर दिया। अब उसके शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन। देखो, ये एक कवि की क्या कहते हैं, सोचने की क्षमता के ऊपर होता है कि कितना ज्यादा उसको लिख दे। एक्चुअली कितना है ये सबसे नहीं मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। 1400 साल पहले जो है सतनार द्वारा, सतनार नाम याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकते हैं मणि मेखलई कौन था, मतलब क्या था, किसने लिखा था? सतनार ने लिखा था। एक महाकाव्य था, यानी एक पुस्तक थी। कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी, ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। पांडुलिपियां मतलब जो हाथ से लिखी गई थी। एक अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट है मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना देशवाहक बनाने की कल्पना करता है। अच्छा, ये सब बातें जो बीच बीच में लिखी हैं, ये सब एसएसटी में इसलिए लिखी है कि आप देखिए उस समय के जो लेखक थे, साहित्यकार थे, वो कैसे कितना ज्यादा सोच के इतना ऐसा सजीव लेखन करती हैं कि लग रहा है एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा और यही सही है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो कहानियां हैं वो इसी काल में लिखी गई थी। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण जो गीता के बाद वो भी एक पवित्र ग्रंथ में आता है नाम, वो भी इसी समय लिखी गई। अच्छा, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन, यानी बहुत पुराना। पुराण में किस देवी देवता के बारे में है? विष्णु, शिव, दुर्गा। दुर्गा जी मतलब पार्वती जी, दोनों एक ही है, उन्हीं का रूप है ना पार्वती। दुष्टों का विनाश करने के लिए कौन सा रूप ले लेती है? दुर्गा। पार्वती जी दुष्टों का विनाश करने के लिए बाद में रूप लेती हैं दुर्गा की। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी बताई गई हैं। ये सब बातें हैं, ये सब पढ़ना जरूरी है क्योंकि पूछ लिया जाए उसमें क्या है, तो उनसे जुड़ी कहानियां हैं और पूजा की विधियां हैं, और इसके अतिरिक्त सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। ये सब है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, देखिए ये किस वजह से क्या है, लेकिन जब तक वजह नहीं मालूम है तो लोग इसका विरोध करेंगे।
स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। देखो, सुनने के लिए किसी की मनाही नहीं, सुनने को सबको बोला गया है। पढ़ने के लिए मनाही थी, क्या वजह थी वो तो कहीं लिखा नहीं है और इसका कोई जवाब भी नहीं दे पाया, तो जो भी वजह हो। देखो, जब आप एसएसटी पढ़िए, एसएसटी से जुड़ा कोई भी सब्जेक्ट, सोशल साइंस से जुड़ा, तो आप उसको एकदम उससे जुड़ के, उसी में घुल मिल के तब आप समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। आज होता है पुराणों का पाठ कर रहे हो और आप जाए वहां सुन ले, पता नहीं क्या करते हैं। खैर, ये तो अलग बात है। अधिकतर पुराण सरल, ये बता दिए। 2 संस्कृत महाकाव्य इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पता होगा। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से कुछ अब ये बता रहे हैं, बच्चों को लेकर है तो। और इसमें क्या है, जो महाभारत है उसमें महाभारत में कौरवों और पांडवों को लेकर जो युद्ध लड़ी गई थी वो है। इसमें एनसीईआरटी में जो लिखा है उसमें लिखा है युद्ध का उद्देश्य था पुरु वंश की राजधानी जो है हस्तिनापुर, जो आज ये हस्तिनापुर यूपी में पाया जाता है, की गद्दी प्राप्त करना था। और अब हम लोग को पता है कुछ और वजह, लेकिन अब एनसीईआरटी में लिखा है कि पुरु वंश की जो राजधानी हस्तिनापुर थी उसकी गद्दी के लिए हुआ था। तो भाई वही सही, क्योंकि हमें तो एनसीईआरटी के हिसाब से जवाब देना है ताकि हम पास करें। ओके, खैर ये मजाक है। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। अच्छा, इसे मौखिक रूप में थी 1500 साल पहले, ये जो है हम लोग जानते हैं इसको। पुराणों महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में श्री भागवत गीता भी है जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है। महाभारत का हिस्सा ही है भागवत गीता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं कई बार कि जो भागवत गीता है वो किस महाकाव्य का हिस्सा है, भाग है, तो आप उसका आंसर देंगे महाभारत का। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। अच्छा, आप सबको पता है वो राजकुमार राजा अयोध्या बोलते हैं, लेकिन अयोध्या तो उनकी राजधानी थी, राम जी की अयोध्या राजधानी थी। कहाँ के, एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड। रामायण के जो कथा कौशल के राजकुमार के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, सबको पता है। पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था, ये भी पता है होगा। वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। राजधानी में ही हुए थे, राजधानी इसलिए अयोध्या की ही चर्चा होती है। किस राज्य के थे वो बात कौशल अब हमने नहीं सुना था एनसीईआरटी से पहले। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। रामायण, संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। देखो, संस्कृत में रामायण लिखी गई थी, रामायण संस्कृत में लिख दी गई थी और उसको बाद में अलग अलग जो राइटर थे वो लिखे। अब अगला टॉपिक है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी। टॉपिक कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे एक बार चाहे रीडिंग ही कर लेनी है, मेन पार्ट नोट कर लेना और आपको पीडीएफ के उसमें मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, आप ले लीजिए। 499 है मामूली फीस और आपको इसमें 6 to 8 का पूरा मिलेगा। ओके, और यह आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और नोट्स खुद बनाइए, उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। आम लोग कहानियां, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। आज जो मनोरंजन हम लोग का टीवी है, नेटफ्लिक्स है और जो सिनेमा जाते हैं वो है, उस समय तो अलग ही था। उसमें क्या था, कविता
कविता वाचन, गीत गाना, कहानियां सुनाना, ये सब थे। तो उन सब चीज को जो है कलेक्ट किया गया, संकलित करके जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित रख लिया गया। ये जो पंचतंत्र में कहानियां हैं, जातक की आई होप सबने पंचतंत्र की कहानियां जो है जरूर सुनी होगी, और बचपन में तो जरूर सुनी होगी। टीवी पर आता था, दूरदर्शन पर, तो उसमें बताया जाता था, और अलग अलग कहानियां, जिससे लगता है कि हाँ ये अलग अलग जगह की कहानियां थी, जिसको एकत्रित करके एक बुक में लिख दी गई हैं। तो जातक और पंचतंत्र की कहानियां काफी ज्ञानवर्धक भी हैं और काफी अच्छी हैं, तो आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे वो तो छोटे बच्चों के लिए ठीक है, काफी उसमें चीजें सिखाते हैं उनको। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई गई। चित्रों के माध्यम से भी कथाएं बता दी गई हैं जातक की। जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बंदर राजा की कहानी है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या बताएं, बंदर के ऊपर कहानी है कि क्या क्या हुआ था। इससे तो वैसे कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। ये जो चित्र दिखाया गया है, चित्र के, इसमें चित्र पर ध्यान दीजिएगा। बंदर और कुछ लोग, ये सब जो दिख रहे हैं उसी पर है। विज्ञान की पुस्तकें इसी समय, अब ये चैप्टर लास्ट है इसका। विज्ञान की पुस्तकें इसी समय, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, ये टॉपिक ही। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्टियम। किस भाषा में? संस्कृत में। किसने लिखी आर्यभट्टियम? इस तरह भी बन सकता, आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे, यानी जो ज्योग्राफी से जुड़ी चीजें बताते हैं, गणितज्ञ भी थे। इन्होंने यही बताया कि जो दिन और रात होता है वो पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, ना कि सूर्य जाता है फिर आ जाता है, डूबता और निकलता नहीं है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी कई वैज्ञानिक तर्क दिए। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि बताई, जो लगभग उतनी ही सही है। देखो आर्यभट्ट ने ये सारी चीजें बताई थी। क्या क्या बताई थी? दिन और रात किस वजह से होती है, और इन्होंने बताई कि परिधि को कैसे नापते हैं, और क्या बताई? ग्रहण के बारे में बताई, वैज्ञानिक तर्क दिया। ओके और आगे क्या वो कहते हैं कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है, ये सब जो उन्होंने बताई थी। 12 में ही ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। ये नाम याद रखिएगा जो बताया गया है यहाँ पे। 12 में ये ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, इनके बारे में। और अगला है शून्य का आविष्कार इन्होंने किया था, और आयुर्वेद के बारे में ये सब बातें हैं, किसने क्या किया था। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। अब शून्य का किसने आविष्कार किया? शून्य का किसने आविष्कार किया? कमेंट में लिखिएगा। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। सबसे पहले गिनती का ये रूप जो जीरो मिला के है वो अरबों ने अपनाई थी। उससे पहले वो उसको नहीं गिनते थे, जीरो का प्रयोग ही नहीं करते थे, क्योंकि जीरो पता ही नहीं था। और फिर ये यूरोप में फैल गई। व्यापार की वजह से एक जगह से दूसरी चीजें फैली जाती थी। और अब किस वजह से फैल जाती हैं? अब रील से फैल जाती हैं और सोशल मीडिया के जरिए फैल जाती है। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। अच्छा ये सुनिए, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। रोम साम्राज्य जो है बहुत पुराना है, इसलिए आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसके साथ में रोम के बारे में जरूर पढ़ेंगे। शून्य का प्रयोग बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो, ये इस पुस्तक में बताई गई है नेट के द्वारा। अब आयुर्वेद के बारे में है। आयुर्वेद जो है,
आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। जैसे क्वेश्चन ऐसे बना, आयुर्वेद क्या है, फिर 2-3 ऑप्शन दे दिया गया, तो उसमें रहेगा चिकित्सा विज्ञान की ये विख्यात है, वो तो आप कर ही लेंगे, पता है सबको। जो प्राचीन भारत में विकसित हुए। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक का नाम तो पता है सबको, चरक का नाम पता है, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए थे। और सुश्रुत जो है, ये नाम याद रखना, सुश्रुत ये 4ठी शताब्दी में हुए थे, 4ठी शताब्दी में सुश्रुत। इन्होंने क्या लिखा था, चरक ने लिखा था चरक संहिता, जो औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, औषधि यानी मेडिसिन से जुड़ी हुई है। और इन्होंने अपनी रचना सुश्रुत ने जो लिखी थी, वो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत से शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया, शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है कि कैसे होता है। और अन्यत्र लिखा है, देखो एनसीईआरटी का एक एक चीज, हो सके तो एक एक चीज पी लो, कब कहाँ से क्या पूछे हैं। हाँ, वैसे सीटेट तो ठीक है, ज़्यादा कुछ उतना नहीं पूछता है, बस जो मेन है वही से घुमा घुमा पूछ लेता है। लेकिन अगर जो आप DSSB या KVS की कर रहे हैं, तो एक एक जो लाइन है वो घोल के पी ले तो ज़्यादा अच्छा है। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हुए कागज पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। अब ये कागज के आविष्कार को लेकर बताया गया है। 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। कागज का आविष्कार चीन में हुआ, कपास का आविष्कार चीन में हुआ। आविष्कार का मतलब खोज हुई कपास की। तो चीन तो वाकई में बहुत आगे था हमेशा से, क्योंकि जो अपनी प्राचीन संस्कृति थी उसको भी साथ में लेते हुए चला, इसलिए शायद वो आज भी तेज है। वहाँ की भाषा देखो, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अपनी है, वहाँ का अपना ऐप है, गूगल के अलावा वो अलग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहाँ के अंदर की बात कभी कोई कुछ जान ही नहीं पाता। अच्छा, ये याद रखिएगा कि कागज का आविष्कार जो है 1900 साल पहले काई लून नाम के चीनी व्यक्ति ने किया था। वैसे उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छाल की पिटाई कर लुगदी बनाकर पानी में भिगो दिया था। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाई जाती है। अब तो कई टेक्निक आ गए हैं। कागज बनाने की टेक्निक को सदियों तक गुप्त रखा, हर चीजें छुपाए रखता था। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा। पहले अपने ही लोगों को, छोटी छोटी आंख वालों तक पहुंचाया। 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा। धीरे 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 कहाँ तक छुपाए रखोगे। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। देखो, छोटी आंख वालों के तक जा रही है। करीब 1800 साल पहले 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। बगदाद आज इस्लामिक कंट्री बन गया है, पहले थोड़ी ना था। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका या एशिया के अन्य भागों में फैली। इस्लामिक कहने का मतलब मेरा यह है कि बता रहे हैं बीच में कि जिसने खुद को इस्लामिक या धर्मनिरपेक्ष ऐसे घोषित किया है, उसका भी बीच में बताते जाना है। और किसी से कोई बैर नहीं है कि इस्लामिक है, कि सनातनी है, कि धर्मनिरपेक्ष है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से हो गई। इस जो यूरोप है, अफ्रीका है और एशिया के अन्य सभी भागों में पता चल गया। प्राचीन भारत की पांडुलिपियां किस चीज पर तैयार की गई थी, वो अपने जो हमारा फर्स्ट क्लास था उसमें बताए थे, लेकिन फिर बता देते हैं कि हिमालय में एक भूर्ज पाया जाता था और पत्ते और उसकी छाल से जो पांडुलिपियां लिखी गई थी। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, ये जो है नहीं छोड़िएगा, महत्वपूर्ण तिथियां ये रिवाइज अच्छे से कर देता। कई चीजें जो वहां अंदर नहीं सन के रूप में लिखा हुआ है, समय के रूप में, वो यहाँ लिखा रहता है। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ था। अमरावती 2000 साल पहले
और कालिदास 1600 साल पहले। लोह स्तंभ भीतर गांव का मंदिर, यानी जिसमें गर्भगृह हो, शिखर हो अच्छा लंबा। अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये सब 1500 साल पहले की बात है। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ये सारा इंपॉर्टेंट है, कायदे से याद रखना। और है निम्नलिखित का सुमेल करो यानी मिलान करो। स्तूप किसे कहते हैं? आप मेरे साथ मिलाइए। स्तूप क्या है? मंदिरों में लोगों को इकट्ठा होने की जगह, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ, क्या होगा इसमें? दूसरा देखो शिखर। अच्छा, जैसे पेपर में जब आता है और नहीं पता है तो अब दूसरा देखते हैं। शिखर किसे कहते हैं? ऊपर की लंबाई की निर्माण, वो हम लोग मिलाएंगे। ये नहीं कि अब वो नहीं पता तो कुछ भी मिला दो, नहीं पता इसको छोड़ो, नीचे बढ़ो। मंडप में लोग इकट्ठा होते थे। गर्भगृह, जहां देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती थी। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर वाला पथ, यानी स्तूप बचा टीला। कभी होता नहीं कोई चीज भूल गए हो तो उसको ऐसे यूज कर सकते हो। और ये जो नीचे का खाली जगहों की भरना, ये आप देख सकते हैं। एक बड़े गणितज्ञ थे, कौन थे? आर्यभट्ट। और डैश में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। पुराण में संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। संस्कृत में जो लिखा था रामायण ही नाम है। जो संस्कृत में लिखा गया था रामायण, उसका रामायण ही नाम है। रामचरितमानस नाम है, वो तुलसीदास ने लिखा था। जो संस्कृत में लिखा था वो वाल्मीकि थे। और 2 तमिल महाकाव्य ये लिखना है, काफी कठिन नाम है। सिरू क्या नाम है उसको भी। और ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर नोट्स लेना है तो आप 499 में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और मिल जाएगा आपको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से उसमें SST में कर लेंगे। सो गुड नाइट एंड बाय बाय।